हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान पेपर 2 को देखने वाले हैं, जो रंजीत सर द्वारा निकाला गया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा हरमटन सऊदी अरब, ये सही नहीं है। बाकी चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, ब्रिक फील्डर्स ऑस्ट्रेलिया सही है, फॉन स्विट्जरलैंड सही है। तो हरमटन एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। यह अपने उद्गम स्थल सहारा के मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होता है, किंतु गिनी तट पर पहुंचने पर इससे वहां की नम जलवायु भी राहत मिलती है, अतः इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित कार्मिक परिवर्तन को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित कार्मिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा जनांकीय विभव। क्या होगा? जनांकीय विभव कहते हैं, ये जनांकीय संक्रांति कहते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को जनांकीय संक्रांति कहते हैं। इस संक्रांति का आरंभ, मध्य और अंत होता है। इसकी धार अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में जन्म और मृत्यु दर उच्च तथा वृद्धि दर निम्न होती है। द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर तेजी से होती है। द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर क्या होती है? तेजी से होती है तथा जन्म दर भी उच्च होता है। तृतीय अवस्था में जन्म दर तेजी से घटती है तथा मृत्यु दर कम होती रहती है और वृद्धि दर घटना प्रारंभ हो जाती है। चतुर्थ अवस्था में मृत्यु दर तथा जन्म दर कम हो जाती है, फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर भी घट जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा वी, तांबा वेनेजुएला सही नहीं है। मैग्नीज कहाँ? गैम्बन। टीन मलेशिया, बॉक्साइट सूरीनाम। वेनेजुएला पेट्रोलियम उत्पादक देश है। वेनेजुएला कैसा उत्पादक देश है? पेट्रोलियम उत्पादक देश है। तांबा चिली में। तांबा कहाँ? तांबा जो होता है चिली में होता है। तांबा चिली में। और वेनेजुएला में क्या होता है? पेट्रोलियम। वेनेजुएला में पेट्रोलियम उत्पादक देश है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा प्रकीर्ण वितरण। किसी भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए पर्यावरण सहायक, नवीकरणीय एवं चिरस्थायी लाभदायक होता है, किंतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हर जगह समान रूप से सुलभ होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भी। अगला प्रश्न, भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। भारत में कोयले के सर्वाधिक सुरक्षित भंडार तमिलनाडु में है। किंतु यहाँ कोयला लिग्नाइट प्रकार का, कौन सा प्रकार का? लिग्नाइट प्रकार का। तमिलनाडु में कोयला है 2,45,75,000 टन है। 2,45,75,000 करोड़ टन है। कहाँ? तमिलनाडु में भंडार। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा असम हिमालय सही नहीं है। पंजाब हिमालय किसके बीच है? सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज। कुमायूं हिमालय सतलज और काली। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता। असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, जो कि पहला नदी इसमें नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। इसका आंसर
क्या होगा? जमशेदपुर। पिट्सबर्ग कौन कहलाता है? जमशेदपुर। अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर, अमेरिका का पिट्सबर्ग शहर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भारत का पिट्सबर्ग क्या है? जमशेदपुर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न सही है, नीली क्रांति मछली उत्पादन सही है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति इस्पात से नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा, डी नंबर। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति कौन सा उत्पादन से है? तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न, सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो इसका हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर को। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के सहारे प्रशांत महासागर से होकर जाती है। कौन सा महासागर से होकर? प्रशांत महासागर से होकर जाती है, जिसका कारण एक ही देश में दो तिथियों से बचना है। जिसका कारण एक ही देश में दो तिथियों से बचना है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि क्या है? तो इसका आंसर होगा 40,076 किलोमीटर। कितना है? 40,076 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय ये विषुवत रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर है और ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर। कितना है? 40,008 किलोमीटर है। 40,008 किलोमीटर है, जिसका कारण ध्रुवों का चपटा एवं विषुवतीय क्षेत्र में उभार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो एशिया में अरावली। एशिया में अरावली। भारत में अरावली पर्वत विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। शेष सभी का निर्माण आल्पस पर्वत के समय हुआ, अर्थात अल्पाइन है। अगला प्रश्न, सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो सियाल। सुएज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा है। सबसे ऊपरी परत को इन्होंने सियाल कहा है, सिलिका और एल्युमिनियम। इसके नीचे सीमा, सिलिका और मैग्नीज, और इसके सबसे नीचे है निफे, निकेल और फेरम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा मानसून पवने। वे पवने जो हमेशा एक ही दिशा एवं स्थान पर, इसका आंसर क्या होगा? मानसून पवने। वे पवने जो हमेशा एक ही दिशा एवं स्थान पर चलती है ग्रहीय पवन कहलाती है। इन्हें सनातनी या एवं अस्थायी पवन भी कहा जाता है। मानसूनी पवन ग्रहीय पवन नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार इसकी दिशा बदल जाती है। इसे सामाजिक पवन के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन नहीं है? इसके आंसर होगा शीतोष्ण अनुसमुद्री स्वीडन। स्वीडन में टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। स्वीडन में कौन से प्रकार की? टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, और जेरे में क्या होता है? जेरे उष्णार्ध जलवायु, ट्यूनीशिया भूमध्य सागरीय जलवायु और थाईलैंड में मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर होगा सी, परिवर्तन मंडल, जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। अगला प्रश्न, वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से। पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से
वेगनर महोदय ने पर्वतों की उत्पत्ति एवं उनकी दिशा निर्धारण के लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। इससे पूर्व टेलर महोदय ने भी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं। समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की गहराई अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक है। साथ ही विश्व में 57 गर्तों में से 32 प्रशांत महासागर में, 57 में से कितना है, 32 प्रशांत महासागर में है, जिसमें से मैरियाना ट्रेंच सर्वाधिक गहरी 11 किलोमीटर से अधिक गहरी है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितना है, तो 4,572 मीटर, 4,500 कितना है, 72 मीटर। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय अंतर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 12 घंटा 26 मिनट। कितना होता है, 12 घंटा 26 मिनट। अगला प्रश्न, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा टैगा प्रदेश में। कहाँ, टैगा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश में लाई एवं लाइकेन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो लाई एवं लाइकेन। भूमध्य सागरीय प्रदेश में मोटी छाल वाले झाड़ी नुमा पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें मकुबी कहा जाता है। मानसूनी प्रदेश में सदाबहार एवं पतझड़ प्रकार के चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा प्रदेश में कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा प्रदेश में कैसा वृक्ष पाया जाता है, कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें बोरियल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, इसका होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिम भाग से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिम भाग से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भड़ौच के दक्षिण में एस्टुअरी बनाती है हुई अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी क्या कहते हैं, उपसौर करते हैं, पेरिहेलियन कहते हैं। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसका सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता है। औसत रूप से पृथ्वी सूर्य से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, परंतु निकटतम दूरी 147 मिलियन किलोमीटर। कितना, ऐसे औसतन 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन निकटतम दूरी कितना, 147 मिलियन किलोमीटर है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होता है। कब होता है अवसर, 3 जनवरी को अवसर होता है और 4 जुलाई को अवसर होता है। 3 जनवरी को उपसर और 4 जुलाई को अवसर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोंडवाना कोयला स्तरित बिटुमनी कोयला है। इस बात सही है। दूसरा पॉइंट, गोंडवाना कोयला नमी, सल्फर और फास्फोरस से पूर्णतः मुक्त होता है। ये सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। गोंडवाना युगीन कोयला संचित राशि तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संपूर्ण कोयले का लगभग 99% भाग, कितना, 99% भाग गोंडवाना युगीन है। प्रायद्वीपीय भारत, दामोदर महानदी, सोन नदी, गोदावरी नदी इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह कोयला विटुमिनस प्रकार का है। कौन सा है, तो विटुमिनस प्रकार का है, जिसमें कार्बन का अंश किसमें, विटुमिनस में 50 से 60%। कितना होता है, 50 से 60%, तथा कार्बन का अंश 15 से 20%। 15 से कार्बन का अंश 15 से 20%, लेकिन गंधक एवं फास्फोरस का अंश कितना होता है, अधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अमरकंटक क्षेत्र कौन सा इसमें सही सम्मिलित है, तो अमरकंटक क्षेत्र बॉक्साइट भंडार ये सही है। बाराबिल कोयरा हेमेटाइट क्षेत्र अंडर है, सेलम मैग्नेसाइट नहीं है।
तो बॉक्साइट कले के समान मृत्तिकामय खनिज होता है जिसमें एल्यूमिना का अंश अधिक एवं सिलिकॉन का अंश कम होता है। संचित राशि की दृष्टि से भारत में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण राशि का 6% संचित राशि है। बॉक्साइट के 3 क्षेत्र है, अमरकंटक एवं बालाघाट। अमरकंटक का चाक छिंदवाड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश का वृहत्तम बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। दूसरा है बालाघाट जिले में मवाई। तीसरा है कटनी निमाड़ जबलपुर क्षेत्र तमिलनाडु के झेलम में, जहां मैग्नेसाइट किस्म का लौह पाया जाता है जो 1% से कम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिकरपरा और नरज बांधी का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, महानदी पर संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान पर तथा टिकरपरा और नरज में 3 बांध बनाए जाने की व्यवस्था है। संपूर्ण योजना में 8 लाख हेक्टेयर, कितना 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई तथा 3,35,000 किलोवाट का विद्युत उत्पादन होता है। बंगाल की खाड़ी में मध्य प्रदेश की सीमा तक 561 किलोमीटर लंबा और कम से कम 3 मीटर गहरा जल मार्ग बनाया गया है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद जिसे प्रयाग कहते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा लियाकत अली। इसका आंसर क्या होगा? लियाकत अली। इलाहाबाद में जून 1857 के प्रारंभ में विद्रोह हुआ जिसकी कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। इन्हें जिले का सूबेदार घोषित किया गया। अंत में कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। किसने समाप्त किया था? कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। अगला प्रश्न, हुमायूं ने 1555 दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। तो इसका आंसर होगा सिकंदर शाह को हराकर। हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 कब? 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया। अफगान बुरी तरह पराजित हुए और इस प्रकार सरहिंद की विजय ने हुमायूं को दिल्ली और आगरा का ताज पुनः प्रदान किया। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने की। इस बीच भारतीय सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस द्वारा निर्धारित 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई। कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपना लिया और कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन उपयुक्त समय पर आरंभ कर दे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता घोषणा मनाई गई। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। सामूगढ़ के विजय के बाद एवं आगरा अधिकार कर लेने के पश्चात सामूगढ़ के विजय के बाद एवं आगरा अधिकार कर लेने के बाद औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया तथा अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। किंतु खांजवा और देवराय के युद्ध में क्रमशः सूजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः उसे विधिवत राज्याभिषेक 5 जून 1659 ईस्वी को संपन्न कराया तथा मुइज़ुद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर शाह बादशाह गाजी की पदवी धारण की। तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 21 जुलाई 1658 और एक है 5 जून 1659। अगला प्रश्न,
औरंगजेब के समय में किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? औरंगजेब के समय में किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा चूड़ामन। औरंगजेब के समय में 1700 ईस्वी में जाट नेता चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की तथा धीम नामक स्थान पर सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कर मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। 1721 ईस्वी में यह आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय से पराजित हुआ। कालांतर में चूड़ामन ने आत्महत्या कर लिया था। चूड़ामन क्या कहता था? आत्महत्या कर लिया। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे वदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। चूड़ामन के भतीजे कौन था? वदन सिंह ने। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रयान की उपाधि दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रयान की उपाधि दिया था? तो इसका आंसर होगा रामचंद्र राय। किसको? रामचंद्र राय। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। दक्षिण भारत पर आक्रमण किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। अलाउद्दीन के समय में द्वितीय देवगिरी अभियान के पश्चात रामचंद्र देव व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित हुआ। अलाउद्दीन ने उसे राय रयान की पदवी और चंदोबा देकर सम्मानित किया। उसे 1 लाख रुपये सोने के टंके दिए तथा नैशारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी को क्रांति, प्रकृति और स्वरूप का अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर होगा यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली? तो इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया, जहां नील से खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपियन मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम भाग पर नील की खेती करना था, तो उन मालिकों द्वारा कम दामों पर बेचना पड़ता था। इसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था। चंपारण के कृषक राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया और इस प्रकार तिनकठिया प्रणाली समाप्त हुआ और यूरोपियन नील किसानों को नील के रूप में 25% राशि वापस करने के लिए राजी हुआ। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा मादर नदी। कौन सा नदी? मादर नदी। रंगपुर स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिले में। कहाँ? रंगपुर स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में MS वत्से तथा 1953 ईस्वी में R राव ने किया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो इसका आंसर होगा सांख्य। भागवत धर्म सांख्य योग संप्रदाय से संबंधित है। इसमें वेदांत, सांख्य और योग की विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों का समन्वय है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा कृषि विभाग। राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से राजकीय भूमि पर खेती करवाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो इसका आंसर होगा राजा जयसिंह। कौन? राजा जयसिंह। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान की पराजय के पश्चात औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी के दमन के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। था।
22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि के लिए विवश किया। उस समय मुगल तोपची के रूप में मनूची भी उपस्थित था। संधि के शर्तों के अनुसार शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को देना पड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने लोकप्रिय शासनकाल में उलेमाओं के समर्थन से दिल्ली का सुल्तान बना। उसने मजहबी उत्साह या धर्म निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए एवं उलेमाओं को प्रसन्न रखने के लिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? इसका आंसर होगा किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने किया था। तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया था। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो इसका आंसर होगा सर शंकर नायर। किसने? सर शंकर नायर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? कौन सा था? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद संघर्ष। मार्च 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल की थी। इसी हड़ताल के समय 15 मार्च को पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया था। पहली बार भूख हड़ताल कब? अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ, क्योंकि मजदूरों को यह भ्रम हो गया था कि गांधी जी मिल मालिकों से मिले। अंततः सरकार ने 35% बोनस मजदूरों को देने के लिए की मांग को स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो इसका आंसर होगा 1905 में बंगाल का विभाजन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय शासनकाल में 1905 इसमें बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन में सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गान करते हुए यह नारा बुलंद किया गया था। तो बंगाल विभाजन के दरमियान ये गाना गाया गया था, वंदे मातरम। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो रेगुलेटरी एक्ट 1773। रेगुलेटरी एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय तथा अंग्रेज थे। कलकत्ता से बाहर रहने वाले भारतीयों के झगड़े को यह न्यायालय तभी सुन सकता था जब दोनों पक्ष इसके लिए स्वीकृति दे दे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रधान न्यायाधीश थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रधान न्यायाधीश तथा चैम्बर्स और लेमेस्टर तथा हाइड 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चला गया। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। तो सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFC और स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद दक्षिण असम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है क्या? तो इसका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विनिमय दर को ऊंचा रखने, टोकने का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा का अधिमूल्यन। विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है अधिमूल्यन और विनिमय दर को नीचा रखने का अर्थ है अवमूल्यन। जब सरकार द्वारा जानबूझकर मुद्रा के मूल्य को ऊंचा रखा जाता है तो इसे इन अधिमूल्यन कहते हैं। जब मुद्रा का मूल्य बाजार की शक्तियों द्वारा ऊंचा रहता है तो इसे विनिमय प्रसार कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं, इसके आंसर होगा वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जाते हैं। अगला प्रश्न, निगमों की प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का पता सामाजिक लेखा के निम्न विवरण से पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद विवरण द्वारा। अगला प्रश्न, जब भारतीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो इसका आंसर होगा उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। उसके जन्म दर में क्या होगी? महत्वपूर्ण कमी आएगी। अगला प्रश्न, भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग क्या है? भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग क्या है? तो सूती उद्योग है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित, व्यापक एवं पुराना उद्योग है जो दशक के औद्योगिक उत्पादन का 14%। देश के औद्योगिक उत्पादन कितना प्रतिशत है? 14%। सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24%। कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पाद का 20% व कुल निर्यातों के 23% की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपद्रव सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है? तो इसका आंसर होगा भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, इसका आंसर होगा यह उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सहअस्तित्व है। यह उत्पादन की पिछड़ी एवं उच्च तकनीक दोनों का सहअस्तित्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? तो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का। अगला प्रश्न, एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो देश में शरण लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती है। अगला प्रश्न, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो अधिकतम में होती है। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम में होती है। अगला प्रश्न, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु क्या होती है? तो इसका आंसर होगा भिन्न होगी। अगला प्रश्न, गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र। गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र क्या है? तो ऋणात्मक ढाल वाली होगी। गिफिन वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र का स्वरूप ऋणात्मक ढाल का रहता है क्योंकि ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। जबकि विलासिता वाली वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र का स्वरूप धनात्मक ढाल का होता है। अगला प्रश्न, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल क्या है? मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रकट अधिमान सिद्धांत। अगला प्रश्न, एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा उत्पादन के द्वितीय चरण में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? तो मौद्रिक लागत को आर्थिक लागत कहा जाता है। अगला प्रश्न, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का? वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा रिकार्डो। किसका है? रिकार्डो का।
अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी किसका, तो स्वर्ण विनिमय माप का। अगला प्रश्न, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975। अगला प्रश्न, एक उपभोक्ता की मांग वक्र को निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, एक उपभोक्ता के मांग वक्र को निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा कीमत उपभोग वक्र। अगला प्रश्न, स्वर्णिम युग की अवधारणा दी गई थी, स्वर्णिम युग की अवधारणा दी गई थी तो जॉन रॉबिन्सन द्वारा। जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन में होती है तो इसे रॉबिन्सन ने स्वर्ण युग कहा है। जब तकनीकी प्रगति तटस्थ हो और उत्पादन के काल में ढांचे में परिवर्तन के बिना अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रही हो और प्रतियोगिता मूलक तत्व स्वतंत्रता पूर्वक कार्यरत हो, जनसंख्या स्थिर अनुपात में बढ़ रही हो, तो इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, अपने आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में, अपने आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में शुम्पीटर जोर देते हैं, अपने आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में शुम्पीटर जोर देते हैं किसका, तो नव परिवर्तन की भूमिका पर। किस पर देते हैं, नव परिवर्तन की भूमिका पर। अगला प्रश्न, एक घटकीय व्यापार की शर्त का, एक घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया था, तो एक घटकीय व्यापार के वाइनर ने किया था। किसने, वाइनर, प्रोफेसर वाइनर ने व्यापार की सकल घटकीय शर्तों की अवधारणा प्रस्तुत की। यह अवधारणा घरेलू निर्यात क्षेत्र में परिवर्तनों को स्थान देती है। अगला प्रश्न, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकार। संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण है लिखित कठोर सर्वोच्च संविधान, लिखित कठोर सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस लिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस लिए है, इसका आंसर होगा सरकार के लिए। अगला प्रश्न, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें सम्मिलित होती है, मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो इसका आंसर होगा 1995 में। अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा विलुप्त किया गया है, इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा को। किसे, राज्यसभा को। अगला प्रश्न, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1955। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया, 1955। अगला प्रश्न, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 21 का जीवन का अधिकार है, संविधान का अनुच्छेद कितना, 21 जीवन का अधिकार है, अधिकार प्राकृतिक अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, उसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को। अगला प्रश्न, भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, किंतु उसे किसी भी सदन में या उनकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो लोकपाल लोक आयुक्त से, लोकपाल लोक आयुक्त से। अगला प्रश्न, यदि राज्य सरकार राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है, तो इसका आंसर होगा मतदाता। कौन, मतदाता। अगला प्रश्न,
इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। 93वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि 21 के तहत परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 21 के तहत परिभाषित। अगला प्रश्न, रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन। वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। अगला प्रश्न, राज्य के आवश्यक तत्व है। राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? 4। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है। जनसंख्या, पहला क्या है? जनसंख्या, पहला जनसंख्या। दूसरा प्रदेश, दूसरा क्या होना चाहिए? प्रदेश। तीसरा शासन, तीसरा शासन। चौथा प्रभुसत्ता, चौथा प्रभुसत्ता। अगला प्रश्न, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, यह कथन किस विचारक का है? इसके मैकाइवर का। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी और न ही पृथक, वे एक आदर्श के 2 रूप है। वे एक आदर्श के क्या है? 2 रूप है। तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट डीन। स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी और न ही पृथक है, वे एक आदर्श के रूप में किसने कहा था? तो हर्बर्ट डीन ने कहा था। अगला प्रश्न, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा सकते हैं। यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा लोक कल्याणकारी राज्य से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवादी में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवादी में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा प्रजातंत्र का विरोधी। अगला प्रश्न, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होता है, नियंत्रण होगा, व्यक्ति संपत्ति समाज समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा, क्या कहलाता है? तो इसका होगा समाजवाद। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग है? इसका होगा 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग है? 5 है। पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला प्रश्न, लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? तो लगभग 30 पुस्तकें लिखी है। अगला प्रश्न, हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो इसका आंसर होगा लेविथाइन ने। किसने? लेविथाइन पुस्तक ने। अगला प्रश्न, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? तो इसका आंसर होगा ईश्वर के अधीन। किसके अधीन? ईश्वर के अधीन। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अगला प्रश्न, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला प्रश्न, फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न,
इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है काउंट काबूर। इटली के एकीकरण के लिए काउंट काबूर मुख्य रूप से उत्तरदायी था। 1852 ईस्वी में वह फील्ड माउंट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री बना। क्रीमिया के युद्ध में काबूर ने इंग्लैंड और फ्रांस का सहयोग कर इन दोनों देशों की सहानुभूति प्राप्त कर ली। इसी सहयोग के बल पर काबूर ने ऑस्ट्रेलिया से लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त कर लिया और इटली का एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, जो आगे चलकर 1871 में पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न, स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया? स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया? तो इसका आंसर होगा अमेरिंडियंस। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को अमेरिंडियंस नाम दिया था। अमेरिंडियंस नाम दिया था। अगला प्रश्न, ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान के अलावा कौन देश मध्यस्थ के रूप में सक्रिय था? तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ। ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान के मध्य सोवियत संघ मध्यस्थ के रूप में सक्रिय था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे ताशकंद समझौते के साथ। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति पेरिस की संधि द्वारा। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण रेनेसां का आरंभ हुआ कब? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। पुनर्जागरण का समुचित अर्थ है प्राचीन ग्रीस और रोम की सभ्यता के बारे में जानकारियां एकत्रित करना और इन सभ्यताओं के ज्ञान विज्ञान में पुनः रुचि जगाने से। आगे चलकर इसने संपूर्ण यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुनर्जागरण आंदोलन का प्रथम उदय इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण का उदय इटली में हुआ था। ऑप्शन है इटली। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज प्यूरिटन द्वारा अमेरिकी उपनिवेश में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या था? अंग्रेज प्यूरिटन द्वारा अमेरिकी उपनिवेश में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या था? तो शांति से रहने की सुविधा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट क्लासेज ऑफिशियल पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।